बच्चों डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया है? हमने इसको नाम दिया है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन। ये चीज आपको समझनी होगी कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैंने कैसे डीएनए से एक नया डीएनए बल्कि दो नए डीएनए बनाए थे। उसको हम लोग बोलते थे रेप्लिकेशन। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हम लोग एक डीएनए से नया आरएनए बनाएंगे। लेकिन कल मैंने जो आपको बताया था उसमें ये बताया था कि एक डीएनए से दो नए डीएनए बनते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, यहां पर क्या होगा कि एक डीएनए से केवल एक ही आरएनए बनता है। कितने आरएनए बनते हैं? एक आरएनए। एक डीएनए से एक आरएनए बनेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। एक डीएनए से एक ही आरएनए बनता है, और वो जो आरएनए बन रहा है डीएनए से, आप उस प्रोसेस को नाम रखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो अब एक डीएनए से कैसे नया आरएनए बनता है, और वो जो आरएनए बनता है उसको कहते क्या है? क्योंकि आरएनए बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। किसी को पता है बच्चों आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं? आप में से कोई बताएगा? टाइप के कितने? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? नाम बता दो। mRNA, tRNA एंड rRNA। वेरी गुड। mRNA होता है, tRNA होता है और rRNA होता है। ये जो mRNA होता है इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। और जो आपका दूसरा वाला आपने बोला mRNA को, आपने मैसेंजर आरएनए कहा। आपको ये वाली चीज पता है, हम इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। दूसरा वाला जो आपने अभी को बताया उसको आपने बोला tRNA। और ये जो tRNA होता है बच्चों, इसको आप बोलते हो, टी फॉर क्या होता है? ट्रांसफर। वेरी गुड, ट्रांसफर आरएनए होता है। और तीसरा वाला जो होता है उसको आप आर आरएनए कहते हो। आर फॉर क्या होता है बच्चों? राइबोसोम आरएनए। वेरी गुड, राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम या फिर राइबोसोमल आरएनए होता है। तो राइबोसोमल आरएनए, इस तरह से 3 आरएनए होते हैं। और तीनों आरएनए में से कौन सा आरएनए हम बनाने जा रहे हैं? हम कौन सा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में हम बनाने जा रहे हैं एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो हम लोग एक डीएनए से एमआरएनए बनाने जा रहे हैं। हम टीआरएनए या आरआरएनए को बाद में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको कि ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे चलकर, वो है ट्रांसलेशन, और उसमें मैं आपको बताऊंगा टीआरएनए आरएनए के बारे में। अभी जो करंटली टॉपिक चल रहा है वो ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक है, और उसमें हम लोग बनाएंगे डीएनए से एमआरएनए। एक्चुअल में डीएनए से एमआरएनए ही बनता है। अब डीएनए से एमआरएनए के बनने के प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाने की मैं एक डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। और ये जो डायग्राम है इसको आप ध्यान से देखो। मैंने आपके सामने एक डीएनए बनाना चालू किया, अभी आपको दिखाई देगा। ठीक है? और ये जो डीएनए है, इस डीएनए में आपने देखा कि इसमें 2 स्ट्रैंड हैं। 2 स्ट्रैंड डीएनए में होते हैं। आप सबको पता है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं। आपको पता है कि एक जो इंड होता है वो 3 इंड होता है, तो दूसरा वाला जो इंड होता है, वो 5 इंड होता है। और दूसरे वाले स्ट्रैंड का उल्टा होता है, तो इसमें ये 5 इंड होता है, तो ये क्या होता है? 3 इंड होता है। इस तरह से आप क्या देखते हो कि एक डीएनए के अंदर आपको जो है 2 स्ट्रैंड दिखाई देते हैं, और दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं उन दोनों स्ट्रैंड्स का जो दोनों इंड होता है, एक 3 और एक 5 होता है, और दूसरे वाले का जो है उल्टा होता है, यानी 5 और 3 होता है। ये क्या होता है? मैंने इसके बारे में आपको काफी पहले बता दिया था, समझाया है मैंने, आप सबको पता है ये क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे बाद में अलग से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। जो कोई भी नया आया होगा उसको शायद नहीं पता होगा तो। ठीक है ना? अब बेटा देखो, डीएनए तो बहुत लंबा होता है। अभी इतने लंबे डीएनए, लंबाई डीएनए की बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपको इसके बारे में बताया कितना लंबा होता है। तो अब डीएनए इतना लंबा है, तो क्या इस पूरे डीएनए का एमआरएनए बनता है? क्या इस पूरे डीएनए का एमआरएनए बनता है? नहीं, इस पूरे डीएनए का एमआरएनए नहीं बनता। एमआरएनए जो होता है वो डीएनए के किसी एक स्पेशल जीन का बनता है। जीन मीन्स क्या होता है? जीन मतलब ये कि इस डीएनए में क्या है, बहुत सारे जीन है। जीन क्या होता है? डीएनए पर एरिया होते हैं। डीएनए के छोटे छोटे जो
सेगमेंट्स होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको जीन कहा जाता है। जीन कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पे होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना होता है, यानी क्रोमोसोम्स डीएनए से मिलकर बना है, तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि जीन जो है वो डीएनए पे है। जीन डीएनए पे कहाँ पे है? अब जैसे इस डायग्राम में मैं आपको अगर जीन दिखाना चाहूं तो मैं कह दूं कि ये देखो, ये इतना हिस्सा जो है जो मैं अब रेड से बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ये जो इतना हिस्सा है, ये इतना हिस्सा जो मैं यहाँ बना रहा हूं, दिस इज जीन। ये इतना हिस्सा क्या है? जीन है। ये इतना जीन है बेटा, ये एक जीन हो गया। इसी तरह से आगे आप बढ़ोगे तो ये जो इतना हिस्सा है वो ये एक दूसरा जीन हो गया। इस तरह से एक डीएनए पे आपको बहुत सारे जीन जीन दिखाई देंगे। तो जीन क्या होता है? जीन जो होता है वो डीएनए का पार्ट होता है। जीन वो पार्ट होता है जिस पर प्रोटीन बनाने का मैसेज होता है। डीएनए के ऊपर जीन जो होता है वो ऐसा पार्ट होता है जिस पर किसी पर्टिकुलर टाइप के कैरेक्टर से रिलेटेड प्रोटीन बनाने का मैसेज होता है। तो जीन जो होता है ना बेटा, वो प्रोटीन बनाता है। लेकिन जीन प्रोटीन कैसे बनाता है? जीन प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बनाता। जीन को प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए, और प्रोटीन बनाने के मैसेज को भेजने के लिए उसको चाहिए एमआरएनए। यानी राइबोसोम से वो प्रोटीन बनवाएगा। कौन? जीन। जीन राइबोसोम से प्रोटीन बनवाएगा। लेकिन ये जो प्रोटीन बनेगी, राइबोसोम जो बनाएगा प्रोटीन, वो प्रोटीन तभी बनाएगा जब राइबोसोम को प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजा जाएगा। और वो मैसेज कौन होगा? एमआरएनए होगा। एमआरएनए होगा। आपको समझना है, यानी आप डीएनए से पहले एमआरएनए बनाते हो। आप पहले डीएनए से एमआरएनए बनाते हो। इस डीएनए से आप क्या बनाओगे? एमआरएनए बनाओगे। और ये जो एमआरएनए ये एक्चुअल में क्या है? ये क्या है? ये एक्चुअल में बेटा मैसेज है। कैसा मैसेज है? इसका फुल फॉर्म आपने जाना ना, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज है। कैसा मैसेज है? मैसेज ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन कैसी बनानी है, ये मैसेज एमआरएनए के पास है। और फिर ये एमआरएनए आगे जाएगा कहां पर? ये जाएगा राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास जाएगा। और राइबोसोम के पास जब एमआरएनए जाएगा, मैं यहाँ पे बगल में एमआरएनए ऐसे बना देता हूं, ये है एमआरएनए, ये एमआरएनए। अब ये एमआरएनए कहाँ जाएगा? राइबोसोम के पास जाएगा, इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा। ये क्या है? ये एमआरएनए। एमआरएनए ये क्या चीज है बेटा? ये है राइबोसोम। तो राइबोसोम से एमआरएनए लग जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा? प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगी। ऐसे प्रोटीन बन के निकलेगी बेटा। दिस इज द प्रोटीन। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन बन के इस तरह से निकलेगी। दिस इज प्रोटीन। तो बेटा राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है। आप लोग जब क्लास 9th में थे तब से आपको पढ़ाया जा रहा है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आप सबको पता है ना, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम ही वो जगह होती है जहां पर प्रोटीन बनता है सेल के अंदर। लेकिन राइबोसोम प्रोटीन तभी बनाएगा ना जब राइबोसोम को प्रोटीन बनाने का मैसेज मिलेगा। कैसी प्रोटीन बनानी है, किस टाइप की प्रोटीन बनानी है, उस प्रोटीन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स होंगे, उस प्रोटीन के अंदर कौन से अमीनो एसिड के बाद कौन सा वाला अमीनो एसिड लगाना है। क्योंकि अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप्स के होते हैं। सेल के अंदर अमीनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। और उन 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को किस सीक्वेंस में लगाना है प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन के अंदर वो प्रोटीन कितने अमीनो एसिड्स की बनेगी? 10 की बनेगी, 100 की बनेगी, 1000 की बनेगी, कितने अमीनो एसिड की प्रोटीन बनेगी? क्योंकि आपको पता है ना कि प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो अमीनो एसिड होती है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। तो उस प्रोटीन को बनाने में कितने अमीनो एसिड को लगाना है, कौन से अमीनो एसिड के बाद कौन से अमीनो एसिड का सीक्वेंस रखना है, ये सारी चीजें मैसेज हैं। और ये मैसेज किसके पास है? ये मैसेज है एमआरएनए के पास। तो एमआरएनए जब राइबोसोम पे पहुंचेगा तभी राइबोसोम करेक्ट प्रोटीन बना पाएगा कि कितने अमीनो एसिड की प्रोटीन बनानी है, उस प्रोटीन में कौन से सीक्वेंस रखने हैं, ए अमीनो एसिड के बाद बी रखना है कि सी रखना है कि डी रखना है। मतलब मैंने ऐसे आपको बताने की कोशिश की। ठीक है ना बच्चों? तो अमीनो एसिड सही सही प्रोटीन बनेगी, और सही सही प्रोटीन तभी बनेगी जब राइबोसोम को एमआरएनए मिलेगा। तो एमआरएनए एक्चुअल में क्या है? प्रोटीन बनाने का मैसेज है। प्रोटीन बना कौन रहा है? प्रोटीन बना रहा है जीन, जो डीएनए पर है। तो जीन जो है, जो डीएनए का हिस्सा है, वो जीन क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वो जीन प्रोटीन कैसे बनाएगा? वो जीन पहले अपना एमआरएनए बनाएगा, और वो जो एमआरएनए होगा वो एक्चुअल में प्रोटीन बनाने का मैसेज है। तो जीन एमआरएनए के थ्रू राइबोसोम से अपने प्रोटीन को बनाने के लिए कहेगा।
तो पहले mRNA बनेगा जीन से mRNA बनेगा। जीन क्या है? डीएनए का सेगमेंट, यानी डीएनए से mRNA बनेगा और उसके बाद ये mRNA पहुंचेगा राइबोसोम के पास और फिर वहां पे फर्दर प्रोटीन बनाने का प्रोसेस होगा, जो एक अलग टॉपिक है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। वो टॉपिक मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, आगे के लेक्चर्स में मैं आपको उसको भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल आज हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए से आरएनए बनना। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि केवल डीएनए से mRNA तक के बनने का प्रोसेस। ये जो बेटा इतना प्रोसेस है, ये इतना प्रोसेस, इसको आप बोलते हो, ये हमारा आज का टॉपिक है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। इसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। और फिर mRNA से लेकर राइबोसोम की मदद से प्रोटीन का बनना जो है, ये एक दूसरा टॉपिक है, इसको मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। ये सबसे लास्ट और सबसे टफ टॉपिक बोला जाता है, जिसको आप बोलते हो ट्रांसलेशन। ठीक है ना? तो ये मैं कल पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल आज मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा रहा हूं, यानी अब आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। आपको डीएनए से एमआरएनए बनाना है, वो भी पूरे डीएनए का एमआरएनए नहीं बनेगा, डीएनए के एक जीन का केवल एमआरएनए बनेगा। समझ में आया? डीएनए के केवल एक जीन का एमआरएनए बनेगा, यानी एक डीएनए से बहुत सारे एमआरएनए बन सकते हैं, क्योंकि एक डीएनए पर बहुत सारे जीन होते हैं। हर जीन अपने से एसोसिएटेड एमआरएनए बनाएगा, अपने से संबंधित एमआरएनए बनाएगा, क्योंकि हर जीन चाहता है कि वो अपनी प्रोटीन को बनाए, उस जीन से जुड़ी जो प्रोटीन है वो राइबोसोम बनाए। लेकिन राइबोसोम तो तभी प्रोटीन बनाएगा ना जब उसको प्रोटीन बनाने का सही सही मैसेज मिलेगा कि कितने अमीनो एसिड की बनानी है, कौन से सीक्वेंस में बनाना है अमीनो एसिड को प्रोटीन के अंदर। तो ये मैसेज तो तभी मिलेगा ना जब जीन एमआरएनए बनाएगा। तो पहले जीन एमआरएनए बनाएगा, वो एमआरएनए जाएगा राइबोसोम के पास, तब राइबोसोम उस एमआरएनए को रीड करेगा, पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद उसको सही से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसी प्रोटीन बनानी है। तो फिर वो उस एमआरएनए को रीड करने के बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग वो सही सही प्रोटीन बनाएगा। कौन? राइबोसोम। ठीक है ना? तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं डीएनए से एमआरएनए बनना, पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो डीएनए से एमआरएनए का मतलब कि आप एक जीन का एमआरएनए बना रहे हो। ठीक है ना? क्योंकि पूरे डीएनए का एमआरएनए, एक डीएनए का बहुत से लंबे डीएनए, भाई डीएनए तो लंबा होता है, तो एक लंबे डीएनए का एमआरएनए नहीं बनता, बल्कि एक डीएनए के ऊपर जो जीन है, एक पर्टिकुलर एरिया है, केवल उसका एमआरएनए बनता है। अब एक फिगर देखो, फिगर देखो ध्यान से सब लोग। मैं फिगर बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये मैंने डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाया, और ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, अब मैं इसको आगे चलकर डॉट डॉट करके ऐसे बना रहा हूं, डॉट डॉट करके बना रहा हूं। ठीक है ना? ये मैं डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाया, ये मैंने डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाया, जो दूसरा स्ट्रैंड है इसको भी मैंने आगे फिर डॉट डॉट करके बनाया। डॉट डॉट करके क्यों मैं बना रहा हूं बेटा? डॉट डॉट करके इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये जो डॉट डॉट वाला एरिया है, ये एक्चुअल में जीन है। ये इतना एरिया जो है, कितना एरिया, ये जो इतना आपका एरिया है, ये है जीन, ये एक जीन है, ये डीएनए का इतना एरिया जीन है। और उससे पहले का जो एरिया है वो जीन नहीं, वो जीन के बाहर का एरिया मान रहा हूं मैं डीएनए पर। ठीक है ना? तो एक डीएनए के दो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड आपस में नाइट्रोजन बेसिस से जुड़े होते हैं, ये सब आप लोग जानते हो, इसको मैं बार बार बताना नहीं चाहता हूँ। ये चीज ऐसे होती है आपस में, आप जानते हो, डीएनए सीढ़ी जैसा होता है। ठीक है ना? तो आप देखो, ये इतना एरिया जीन है, ये इतना एरिया क्या है? जीन है, ये इतना एरिया जीन है। और ये जीन के बाहर का एरिया है, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, ये जो लेफ्ट साइड का एरिया है, ये जीन से बाहर का एरिया। इसी तरह से इधर आगे भी जो है, इसी तरह से इधर आगे भी बेटा फिर से क्या होगा? जीन के बाहर का एरिया होगा। तो जीन जो है डीएनए का एक स्पेशल, बीच बीच में जो डीएनए के टुकड़े होते हैं ना, बीच बीच में जो खंड होते हैं ना, उसी को तो जीन कहते हैं ना। जीन ऐसे बीच बीच में डीएनए में होता है। अब देखो, इस जीन के लेफ्ट साइड में ध्यान दो, डीएनए है ना, डीएनए पे जीन है, जीन के लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में क्या होता है कि आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, लेफ्ट साइड में, पीछे मतलब और लेफ्ट में जाओगे। मैं थोड़ा सा इसको मिटा के ठीक करूं पहले, तो फिर आपको दिखाता हूं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, एक बात तब तक आप लोग सुनिए कि ये जो डीएनए से एमआरएनए बनने का प्रोसेस है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। जैसे डीएनए टू डीएनए पढ़ा था, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा था? डीएनए पॉलीमरेज था ना, डीएनए पॉलीमरेज 3 था, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम वही तो था ना। इसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम्स थे वहां पे ना, 6-7 टाइप के एंजाइम्स थे। लेकिन यहाँ पर जब मैं डीएनए से आरएनए बनाता हूँ,
तो डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस में केवल एक ही मेन एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम क्या होता है? उस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये एक डीएनए से क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है। डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? एंजाइम का नाम याद कर लो सब लोग। एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आरएनए पॉलीमरेज, हालांकि आरएनए कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यही बनाता है डीएनए से एमआरएनए। यानी डीएनए मीन्स क्या? जीन। जीन डीएनए का एक सेगमेंट उसका एमआरएनए बनाता है, क्योंकि जीन के पास प्रोटीन, जीन को प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन एमआरएनए है, तो पहले प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, यानी एमआरएनए बनाना पड़ेगा। तो जीन का एमआरएनए बनाता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, अगर मैं इसका फिगर तुमको दिखाऊं, इधर ध्यान से देखना सब लोग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का नाम है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में यूज हो रहा है। जीन से एमआरएनए या डीएनए से एमआरएनए बनाने के प्रोसेस में यूज हो रहा है, सबसे मेन एंजाइम यही है। इसका फिगर कैसे होगा? इसकी जो बॉडी होगी ना, इसकी बॉडी में क्या होगा? इसकी बॉडी में आपको दिखाई देंगे इस तरह के पार्ट। इसके बॉडी में कई सारे टुकड़े होते हैं, 1 2 3, और एक टुकड़ा और होता है, उसको मैं अलग बना देता हूं, 4। देखो ये मैंने क्या बनाया? आरएनए पॉलीमरेज की एंजाइम की बॉडी बनाई। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बॉडी में 4 टुकड़े होते हैं। पहला जो टुकड़ा है उसको बोला जाता है अल्फा, उसको आप बोलते हो अल्फा। दूसरे वाले को बोलते हो बीटा, तीसरे वाले को भी बीटा बोला जाता है। और जो फोर्थ वाला टुकड़ा है इसकी बॉडी का, इसको मत भूलना, इसका नाम, इसको बोला जाता है ओमेगा। इसको आप क्या बोलते हो? ओमेगा। या फिर इसका एक और नाम है, वो ज्यादा फेमस है, वही वाला नाम मैं बता देता हूं आपको। इसको बोला जाता है सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना इस चौथे वाले टुकड़े का नाम क्या है? सिग्मा। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ बेटा? मैं आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बॉडी को दिखा रहा हूँ, उसका फिगर दिखा रहा हूँ। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए से एमआरएनए बनाने में यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम यही है इस पूरे प्रोसेस में, केवल एक ही एंजाइम यही है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बॉडी में 4 टुकड़े होते हैं, 4 यूनिट से ये मिलकर बना होता है। एक बॉडी की यूनिट होती है अल्फा, 2 यूनिट्स होती है बीटा, और एक इंपॉर्टेंट यूनिट होती है उसको सिग्मा कहते हैं। मैंने ये क्यों बताया अभी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं वापस से चलता हूँ बैक वाली पहली वाली स्लाइड पे, और इस वाली स्लाइड पे आओ। देखो जीन तुमको दिखाई दे रहा है, तुम सब लोग जीन देख रहे हो। मैंने बोला ये हिस्सा जो है, जो रेड रेड से मैंने डॉट डॉट करके बनाया है, ये हिस्सा जीन है। और उससे पहले जो मैंने ब्लैक से बनाया है, कॉन्टिन्यूअस लाइन खींची है, वो हिस्सा जीन से पहले का हिस्सा है। जो हिस्सा जीन से पहले का हिस्सा है, यानी ये वाला जो हिस्सा है लेफ्ट साइड में जीन से, इस पे होता क्या है ना, हम क्या करेंगे, थोड़ा बैक जाएंगे। कितना बैक जाएंगे? मैं बैक जाऊंगा कितना, मैं देखो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा, कितना जाऊंगा? -25, -25 जाऊंगा। -25 मतलब क्या जी? -25 मतलब ये कि मैं जहां से जीन की स्टार्टिंग हो रही है, मान लो यहां से, इस पॉइंट से स्टार्टिंग हो रही है जीन की, इस पॉइंट से जीन स्टार्ट हो रहा है, जीन का एरिया स्टार्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड होगा, भाई न्यूक्लियोटाइड तो सब जगह होंगे, तो यहाँ पर भी कोई न्यूक्लियोटाइड होगा। सपोज कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड कोई भी है, मान लो यहाँ पर एडेनिन है, इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ होगा, यहाँ पर, इन सब जगहों पर कुछ ना कुछ होगा। तो इस तरह से, इसी तरह से आगे भी होगा, जीन पे भी होगा, जीन के भी अंदर ऐसे ही होगा। ठीक है ना, तो मान लो जीन जहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां पर जीन के एरिया के स्टार्ट होने से ठीक पहले जो न्यूक्लियोटाइड है, वो एक न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? एडेनिन है मान लो। ठीक है ना, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जहां से जीन स्टार्ट हो रहा है उसके लेफ्ट में हम लोग हैं। इसी तरह से हम कितने न्यूक्लियोटाइड बैक जाएंगे? 25। एडेनिन पहला है, उसके बाद फिर कोई होगा, फिर उसके बाद कोई होगा, फिर उसके बाद कोई होगा। तो इस तरह से हमें बैक जाना है। कितना बैक जाना है? हमें बैक जाना है 25 न्यूक्लियोटाइड, 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे हम जाएंगे बेटा। तो जब हम 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे पहुंचेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं -25, क्योंकि हम पीछे लेफ्ट आ रहे हैं ना, हम जीन की तरफ बढ़ते तो हम बोलते प्लस, क्योंकि हम उल्टा आ रहे हैं ना, इधर आ रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में हम आ रहे हैं, बाईं तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम माइनस वर्ड यूज कर रहे हैं। -25 का मतलब कि हम जीन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे आ रहे हैं।
मान लो हम यहाँ पे आ गए, इस जगह पे देखो, मैं इसको रेड से बना देता हूँ। मान लो हम यहाँ पर आ गए, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है बेटा, ये जगह, ये हम आ गए कहाँ पे, 25 न्यूक्लियोटाइड बैक आ गए। जब हम 25 न्यूक्लियोटाइड बैक आते हैं तो यहाँ पर हमें खास तरह के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिखाई देता है। यहाँ पे हमें कुछ स्पेशल तरह के न्यूक्लियोटाइड्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे, वो हमें क्या दिखाई देंगे, वो हमें दिखाई देंगे टी ए टी। आप ध्यान दीजिएगा, जीन जहां से स्टार्ट होता है उससे 25 न्यूक्लियोटाइड बैक आप जाओगे, पीछे जाओगे, लेफ्ट साइड में जाओगे, तो आपको वहां पर क्या होगा, आपको कुछ खास तरह के न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस दिखाई देगा डीएनए की स्ट्रैंड पर, और वो न्यूक्लियोटाइड होगा टी ना, टाटा टाटा। आप टाटा बोलते हो उसको, ऐसे आमतौर पे टाटा बोला जाता है, टी ए, तो ये टी होता है, ठीक है ना। तो ये टी ये क्या है, ये एक स्पेशल तरह का, एक खास तरह का न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, जो आपको कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जब आप जीन जहां से स्टार्ट होगा डीएनए पर, उसके आप 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा बेटा। ये जो सीक्वेंस है, ये जो जगह है ना, इस जगह को आप क्या बोलोगे, यानी -25 जो जगह है, अभी इस एरिया को हम -25 बोल देते हैं, ये -25 पे आपको क्या दिख रहा है, आपको एक खास तरह के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिख रहा है, टी, ये आपको दिख रहा है बेटा, ठीक है ना। तो ये जो टी है, इस जगह को आप बोलते हो टाटा बॉक्स। इस जगह का आप नाम रखते हो टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स क्यों इसको टाटा बॉक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थाइमीन एडेनिन, थाइमीन एडेनिन, एडेनिन थाइमीन, यही केवल यही दो जो बेस हैं, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, टी इस तरह से। कितना बैक, -25। जीन स्टार्टिंग से लेकर 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे गए तो वहां पर हमें इस तरह का सीक्वेंस दिखने को मिलता है। तो ये जो जगह है, इस जगह पे टी, इसलिए इस जगह को टाटा बॉक्स कहते हैं। और ये जो जगह है ना, इसका सही नाम टाटा बॉक्स नहीं होगा, बल्कि इस जगह का सही नाम जो तुमको याद रखना है वो है प्रमोटर साइट। प्रोमेट। इस जगह को क्या बोलते हैं, प्रमोटर साइट कहते हैं। प्रमोटर साइट, प्रमोटर साइट बेटा याद रखेंगे, प्रमोटर साइट क्या होता है, जीन जहां से स्टार्ट होता है उससे लेफ्ट साइड में जाते हैं, और कितना जाते हैं, 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे जाते हैं, वहां पर हमें खास तरह के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिखाई देता है, जिसको हम टी इस तरह से, यानी टी बार बार रिपीट होता है, तो उस जगह को हम प्रमोटर साइट बोलते हैं। और उस जगह पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको हम टाटा बॉक्स कहते हैं, क्योंकि टी ए बार बार वहां पे आता है। इसी तरह से हमें और बैक जाना है, कितना बैक जाना है, अभी हम और बैक जाएंगे, कितना जाएंगे, -70 जाएंगे। एक बार और स्टार्टिंग से ही हम देखेंगे, स्टार्ट जहां से जीन स्टार्ट हो रहा है वहीं से हम देखेंगे, उस पॉइंट से हम 70 न्यूक्लियोटाइड बैक जाएंगे। जब हम 70 न्यूक्लियोटाइड बैक जाएंगे, थोड़ा हम डीएनए को और लंबा कर लेते हैं तुम लोग को बताने के लिए, जब हम 70 न्यूक्लियोटाइड बैक जाएंगे तो फिर से हमें यहाँ पर क्या होगा, कुछ खास तरह के न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस दिखाई देगा, कुछ खास तरह के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिखाई देगा। ये क्या होगा, ये होगा CAAT। इस तरह से क्या होगा, -70 पे क्या होगा, CAAT, मतलब साइटोसिन एडेनिन, एडेनिन थाइमीन, इस तरह से ये बार बार रिपीट होगा, CAAT, फिर CAAT, इस तरह से आएगा, वहां पर बार बार यही सब आएंगे, 4-5 बार यही आएंगे, CAAT, बल्कि और कई बार आएंगे, CAAT इस तरह से, यानी साइटोसिन एडेनिन, एडेनिन थाइमीन, फिर साइटोसिन एडेनिन, एडेनिन थाइमीन, इस तरह से आएगा बेटा। ये जो खास तरह के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये कितना दूर आएगा, जीन जहां से स्टार्ट होता है वहां से आप 70 न्यूक्लियोटाइड बैक जाते हो, लेफ्ट साइड में जाते हो, तो आपको वहां पर ये खास तरह का एक और आपको एरिया दिखाई देता है, स्पेशल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस का एरिया दिखाई देता है। इस जगह को आप वैसे तो बोलते हो कैट बॉक्स, क्या बोलते हो, कैट बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे CAT आ रहा है ना, तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो कैट बॉक्स। लेकिन ये भी क्या है, ये भी एक्चुअल में क्या है, प्रमोटर साइट है, ये भी एक जो जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये है प्रमोटर साइट। अब ये प्रमोटर साइट क्या होती है, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, हम डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस में इसको क्यों सुन रहे हैं, ये सब क्या पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो प्रमोटर साइट एरिया है -25 और -70, ये वही एरिया है जहां पर मैंने आपको बताया था ना, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए से mRNA बनाएगा ना, हमारा आरएनए यही तो बनाएगा, तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ पे आके अटैच होता है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये जाकर अटैच होता है जीन के
लेफ्ट साइड में, कहां पर, प्रमोटर साइट पर, जीन के लेफ्ट साइड में जो प्रमोटर साइट मैंने अभी आपको दिखाया, उसी प्रमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर जुड़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना लंबा डीएनए है, उतने लंबे डीएनए में बहुत सारे जीन है। जिस जीन का एमआरएनए बनाना है, तो उस जीन को पहचानेगा कैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम? वो पहचानेगा उसके प्रमोटर साइट से। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उस जीन के लेफ्ट साइड में देखेगा, 25 बैक करेंगे, 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे जाएंगे तो वहां पर उसको TAT दिखेगा। -70 न्यूक्लियोटाइड बैक जाएंगे तो उसको CAAT इस तरह से न्यूक्लियोटाइड दिखेंगे। तो बस आरएनए पॉलीमरेज जान जाएगा कि मुझे बस यहीं पर आकर अटैच हो जाना है, यही प्रमोटर साइट है, और इसी प्रमोटर साइट के राइट साइड में जीन स्टार्ट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड से उसको कोई काम नहीं है, तो वो जीन के लेफ्ट साइड में प्रमोटर साइड पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर अटैच हो जाता है। अब यहाँ ये जो आरएनए पॉलीमरेज दोनों प्रोमोटर साइट्स पे अटैच होगा। दोनों प्रमोटर साइट पे अटैच होगा, दोनों प्रमोटर साइट पे अटैच होगा। और मैं आप लोग को एक होमवर्क देता हूं, आप सारे बच्चे मुझे बताएंगे कल या फिर कभी भी बताइएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों सेल्स में क्या प्रमोटर साइट -25 और -70 ही होती है, या फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में के अंदर डीएनए में प्रमोटर साइट दूसरी दूसरी होती है, किसी एक में -25-70 होती है, दूसरे में कुछ और होता है क्या, या दोनों में एक ही होता है? ये आप बताना, आप सब लोग बताना, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को थोड़ा हिंट दे देता हूं कि एक जो दूसरी सेल है आपकी, अब वो कौन सी है आप मुझे बताना, खुद कंफर्म करना, मैं नहीं बताऊंगा प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, कि मैं कौन सी वाली पढ़ा रहा हूं। एक जो दूसरी वाली है उसमें प्रमोटर साइट ये नहीं होगी, ठीक है ना। वो क्या होगी, वहां पे होगी -10 होगा और -35 होगा एक में, और एक में -25 और -70 होगा, जो मैंने आपको बताया। अब आप मुझे कल बताना कि मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का बताया है प्रमोटर साइट कि यूकैरियोटिक सेल का बताया, आप ढूंढ के मुझे बताना बुक में से, देखते हैं कौन बता पाता है। नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आप ये जानो कि प्रमोटर साइट जीन के लेफ्ट साइड में एरिया होता है, और इसी एरिया पे आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाता है, जुड़ने वाला एरिया है। और ये जो सिग्मा यूनिट है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, ये जो यूनिट है सिग्मा इसकी बॉडी का, ये समझ लो इसकी आंख है, और यही सिग्मा यूनिट जो है, यही इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को लेकर जाती है प्रमोटर साइट की तरफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जो सिग्मा यूनिट है इसकी बॉडी की, यही सिग्मा यूनिट इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जीन के प्रमोटर साइट पर ले जाकर वहां पर अटैच करवाती है। आपको ये भूलना नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो प्रमोटर साइट मैंने आपको बताया वो दो बताया, एक बताया -25 और एक बताया -70। आप मुझे कल बताना कि ये -25 -70 प्रोकैरियोटिक सेल की प्रमोटर साइट है कि ये यूकैरियोटिक सेल की प्रमोटर साइट है, और अगर ये यूकैरियोटिक सेल की प्रमोटर साइट है तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल की भी क्या यही होगी कि दूसरी होगी? आप मुझे बताना कल, नहीं बताओगे तो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो, प्रमोटर साइट आपको समझ में आ गया, टाटा बॉक्स क्या होता है समझ में आ गया, कैट बॉक्स क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग मेन प्रोसेस पे, और मेन प्रोसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका क्या है, वो है डीएनए से हम बना रहे हैं एमआरएनए, यानी हम बढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। देखो बेटा, ट्रांसक्रिप्शन के भी 3 स्टेज होते हैं, जैसे मैंने रेप्लिकेशन के 3 स्टेज बताए थे। पहला स्टेज जो है उसको आप बोलते हो, सर हाँ हेलो, बोलिए। प्रोमोटर साइट फिर से दिखाइए सर, प्रोमोटर साइट फिर से दिखाइए। है इसी में है, अभी मैं दिखा दूंगा, अभी मैं दिखा दूंगा, अभी आप सुनो, अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। इनिशिएशन फेज जो है, जो इनिशिएशन फेज है, ये पहला फेज है किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। दूसरा जो फेज है उसको आप बोलते हो, उसको आप बोलते हो क्या, उसको आप बोलते हो इलांगेशन फेज, उसको आप इलांगेशन फेज बोलते हो, इलांगेशन फेज, इलांगेशन फेज। और तीसरा जो फेज होता है ट्रांसक्रिप्शन का, उसको आप बोलते हो टर्मिनेशन फेज। बिल्कुल वैसे ही है जैसे डीएनए टू डीएनए में था। डीएनए टू डीएनए में मैंने पहला फेज बताया था इनिशिएशन, दूसरा मैंने बताया था क्या, दूसरा मैंने क्या बताया था, एक्सपेंशन, या फिर उसको मैंने पॉलीमेराइजेशन बोला था, हाँ। और तीसरा मैंने एक्सटेंशन और हाँ टर्मिनेशन। हाँ, और लास्ट वाला टर्मिनेशन था। सेम वही है, ऑलमोस्ट वही नाम है सारे, इनिशिएशन, दूसरा इलांगेशन, और तीसरा जो है वो है टर्मिनेशन। तो इस तरह से ये तीन जो है वो फेज हो गए किसके, तीन स्टेप हो गए किसके, डीएनए टू आरएनए बनने के। डीएनए मीन्स जीन, पूरे डीएनए नहीं, पूरा डीएनए नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा जीन। डीएनए से एमआरएनए बनना, ठीक है ना, डीएनए से एमआरएनए बनना,
यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेज होते हैं। अब एक एक करके तीनों स्टेज को हम लोग पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला स्टेज पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेज जो है वो है इनिशिएशन। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया INITIATION, इनिशिएशन, ठीक है ना। और फिर मैंने आगे लिख दिया फेज। चलो पहला स्टेप, अब आराम से पढ़ते हैं। अब आपको प्रमोटर साइट भी पता है, आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी पता है, सब आपने पहले से जान लिया। अब हम लोग को आसानी होगी समझने में। चलिए अब मैं आपके सामने बनाता हूँ डीएनए बनाता हूँ। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इनिशिएशन फेज में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है। ट्रांसक्रिप्शन बबल, जैसे रिप्लिकेशन में रिप्लिकेशन बबल बना था, वैसे ही यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा। सेम वही चीज है। मैंने एक डीएनए लिया इस तरह से। ये मेरा डीएनए है। ये मान लीजिए इसका 3 इंड है और आपका ये इसका 5 इंड है, और ये इसका 3 इंड है और ये इधर आपका 5 इंड है। ये आपको पता है सब डीएनए। बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड है, आप परेशान मत होइए, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। सुनिए, देखिए ये आपका, आप देख रहे हो ये जो यहाँ पे बना हुआ है, ये है ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल कहाँ है, ये जो पूरा एरिया है इसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हो, क्योंकि यहीं पर जो है आपका एमआरएनए बनेगा। यहाँ पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अलग कैसे हुए हैं, डीएनए टू डीएनए में मैंने आपको पढ़ाया था। कौन सा एंजाइम होता है जो डीएनए के दोनों न्यूक्लियोटाइड्स, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ता है, कौन सा एंजाइम होता है बताओ। डीएनए हेलिकेज। वेरी गुड, डीएनए हेलिकेज होता है। ठीक है ना, डीएनए हेलिकेज होता है। और आपको पता है ना, डीएनए ट्विस्टेड होता है, मुड़ा हुआ होता है, हेलिक्स होता है ना। तो डीएनए को सीधा कौन करता है, कौन सा एंजाइम है जो डीएनए की चेन को स्ट्रेट कर देता है। वेरी गुड, टोपो आइसोमरेज। आपको सब पता है, आपने, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ये सारी बातें पढ़ाई हुई जब मैं आपको डीएनए टू डीएनए पढ़ा रहा था, तो वही चीज आपको पता है। तो बेटा टोपो आइसोमरेज और हेलिकेज ने डीएनए को क्या कर दिया। टोपो आइसोमरेज का एक दूसरा नाम भी था ना, क्या नाम था बच्चों। डीएनए गाइरेज। वेरी गुड, डीएनए गायरेज। तो डीएनए गायरेज ने डीएनए को सीधा कर दिया, और उसके बाद डीएनए हेलिकेज ने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के दो हाइड्रोजन बॉन्ड थे उनको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए। और वो जो जगह बनी, अब इस जगह को आप ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हो। और इस ट्रांसक्रिप्शन बबल पे आपको पता है कि इस तरह से क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे 1 2 3 4 5, कितने भी आप मान लो। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इतने इधर भी होंगे ना इसके कॉम्प्लीमेंट्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से होगा। मान लो कि बेटा यहाँ पर होगा एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे रहा होगा थाइमिन, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े थे। अब तो तोड़ दिया बीच में से इसका हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लो यहाँ पे होगा थाइमिन, तो यहाँ पर आपका रहा होगा एडेनिन। यहाँ पे मान लो है एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, ऐसे। और यहाँ पर क्या होगा फिर, तो यहाँ पर आपका होगा थाइमिन, यहाँ पे होगा थाइमिन, यहाँ पे होगा साइटोसिन, यहाँ पे होगा गुआनिन, फिर यहाँ पे होगा साइटोसिन, फिर यहाँ पे होगा एडेनिन, यहाँ पे होगा थाइमिन, यहाँ पे होगा एडेनिन। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बीच में से बॉन्ड टूट चुका है। ये जो पूरा एरिया खुल गया है, इस पूरे एरिया को आप ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हो। बेटा यहाँ पे दो स्ट्रैंड है डीएनए के, एक का इंड 3 है, दूसरे का इंड 5 है। एक का इंड 3 है, दूसरे का इंड 5 है, खुला वाला इंड। अब देखो बेटा, ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, इस ऊपर वाले स्ट्रैंड, देखो इन दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड पर एमआरएनए बनेगा, किसी एक स्ट्रैंड के सामने एमआरएनए बनेगा, ये हमेशा याद रखना। डीएनए टू डीएनए में क्या होता था, दोनों स्ट्रैंड के सामने दो नए स्ट्रैंड बनते थे। एक लीडिंग स्ट्रैंड होता था और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता था, आपको मैंने पढ़ाया है, आप वीडियो देख सकते हैं जाकर। लेकिन इस प्रोसेस में, डीएनए टू एमआरएनए बनने के प्रोसेस में क्या होगा, किसी एक स्ट्रैंड पर ही एमआरएनए बनेगा, दोनों पे नहीं बनेगा। जिस स्ट्रैंड पे एमआरएनए बनेगा वो स्ट्रैंड कहलाएगा एंटीसेंस स्ट्रैंड। जैसे मैं बोल रहा हूं नीचे वाला जो स्ट्रैंड है, नीचे वाले स्ट्रैंड पे मैंने बोला कि यहां पर बनेगा मेरा एमआरएनए। मैं यहां पर नीचे वाले स्ट्रैंड के सामने ऐसे मैं एमआरएनए बनाऊंगा, ऐसे। इस वाले स्ट्रैंड पे नहीं बनाऊंगा, ऊपर वाले पे, नीचे वाले बनाऊंगा। मेरा एमआरएनए बनने की डायरेक्शन क्या होगी, 5 से 3। हमेशा जैसे डीएनए जो नया बनता है वो 5 से 3 की तरफ बनता है, वैसे ही एमआरएनए भी 5 से 3 की तरफ बनता है।
नया mRNA की भी जो डायरेक्शन होती है वो 5 से 3 होती है। समाप्ति वाला छोर 3 होता है, शुरुआत वाला छोर 5 होता है। जैसे डीएनए जब नया बनता था तो वो भी 5 से 3 की तरफ बनता था, सेम वैसे ही आरएनए भी 5 से 3 डायरेक्शन में बनता है। अच्छा, मैंने बोला कि नीचे वाले स्ट्रैंड पर मैं बनाने जा रहा हूं mRNA, ऊपर वाले स्ट्रैंड पे मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? नीचे वाले स्ट्रैंड पे इसलिए मैं mRNA बना रहा हूं क्योंकि नीचे वाले स्ट्रैंड का जो इंड है, जो छोर है, वो 3 है, वो 3 है। और अगर वो 3 है तो इस इंड पे क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो काम करना चालू करेगा। जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 इंड से काम करता था डीएनए टू डीएनए वाले प्रोसेस में, सेम वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी पुराने डीएनए के स्ट्रैंड के 3 इंड से न्यूक्लियोटाइड रखना स्टार्ट करेगा। और इस तरह से वो जो नया mRNA बनाएगा, नया जो स्ट्रैंड बनाएगा, जिसको आप mRNA बोलोगे या आरएनए बोलोगे, वो स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन होगी वो 5 से 3 होगी, क्योंकि आपको पता है कि दोनों दो नए स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। पुराना स्ट्रैंड अगर 3 से 5 है तो नया स्ट्रैंड 5 से 3 बनेगा, उल्टा ही बनेगा। आपको ये पता है क्यों उल्टा बनता है? क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, जब भी दो स्ट्रैंड आमने सामने होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ये आपको पहले से पता है। आपने डीएनए टू डीएनए बनने में भी ये चीज देखी थी। तो बेटा ये नीचे वाला जो स्ट्रैंड है ना, उसका 3 इंड है, तो इसलिए मैं उसके सामने mRNA बनाऊंगा। नीचे वाले स्ट्रैंड को आप बोलोगे, इस वाले स्ट्रैंड को आप बोलोगे एंटीसेंस, एंटीसेंस स्ट्रैंड। और जो ऊपर वाला स्ट्रैंड जो खाली पड़ा हुआ है, जिसके सामने कोई mRNA नहीं बनेगा, उसको आप बोलोगे सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड। एंटीसेंस, नया mRNA एंटीसेंस स्ट्रैंड पे बनता है, याद रखेंगे। एंटीसेंस स्ट्रैंड का मतलब क्या हुआ? एंटी मतलब होता है अपोजिट। अच्छा सोचो, जो mRNA बन रहा है, जो mRNA बन रहा है, जो आपको रेड से यहाँ पे दिखाई दे रहा है mRNA, ठीक है ना, ये mRNA, ये mRNA एंटीसेंस स्ट्रैंड का अपोजिट है कि नहीं है? mRNA एंटीसेंस स्ट्रैंड का अपोजिट है कि नहीं है? एंटीसेंस स्ट्रैंड जो है वो 3 से 5 है, तो mRNA 5 से 3 है। आप समझो इस चीज को कि जो नया mRNA है वो इस स्ट्रैंड, जिस स्ट्रैंड की मदद से ये बन रहा है, उस स्ट्रैंड का अपोजिट है, इसीलिए इस स्ट्रैंड को एंटीसेंस कहा जाता है। एंटीसेंस स्ट्रैंड का मतलब यही होता है। अच्छा, ऊपर वाला 5 से 3 जा रहा है, तो नया जो mRNA बनेगा वो कैसे 5 से 3 बनेगा? नया आरएनए तो नया आरएनए आप जानते हो 5 से 3 बनेगा, और ऊपर वाले दोनों स्ट्रैंड, ऊपर वाला स्ट्रैंड ऑलरेडी 5 से 3 की तरफ जा रहा है, उसका खुला हुआ छोर 5 है, तो उधर से बनेगा ही नहीं पहली बात। तो इसीलिए आप ऐसे सोचो कि नीचे वाले स्ट्रैंड पे, नीचे वाले स्ट्रैंड का इंड 3 है, और उधर जिस जिस तरफ वो बंद है उस तरफ उसका इंड 5 होगा। तो जो नया mRNA बन रहा है वो बिल्कुल इसके अपोजिट बन रहा है, 5 से 3। तो सही तो है, नीचे वाले स्ट्रैंड को एंटीसेंस कहेंगे। तो एंटीसेंस स्ट्रैंड का मतलब ये हुआ कि जो mRNA उसके सामने बन रहा है वो उसका अपोजिट है, इसीलिए इस स्ट्रैंड को एंटीसेंस स्ट्रैंड कह रहे हैं। एंटीसेंस स्ट्रैंड ही यहाँ पर टेम्पलेट है, यही टेम्पलेट है, क्योंकि इसी स्ट्रैंड की मदद से आप mRNA बना रहे हो। तो जो टेम्पलेट होता है वही एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है, क्योंकि उसके सामने आप mRNA बनाते हो, और वो जो mRNA बनता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है अपने टेम्पलेट का, इसीलिए टेम्पलेट। हाँ सर क्या जैसे कल ऊपर वाले बेस में जब डीएनए रेप्लिकेशन था तो उसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट से ऊपर वाले में डीएनए फॉर्म हुआ था, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, तो क्या इस आरएनए के बाद वो नहीं हो सकता है? मतलब फ्रेगमेंट आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, ठीक है ना। तो एक चीज ये होती है। और दूसरी बात देखो, दूसरी बात, जो एंजाइम यहाँ यूज हो रहा है वो एंजाइम केवल एक ही स्ट्रैंड पे काम करता है, वो एंजाइम दोनों स्ट्रैंड पे काम नहीं करता। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये एंजाइम अलग है, इसका नेचर अलग है, इसकी स्पेसिफिसिटी अलग है, इसका काम करने का तरीका अलग है। ये केवल डीएनए के एक स्ट्रैंड पे काम कर रहा है, वो भी केवल एक छोटे से डीएनए के एरिया में काम कर रहा है, यानी जीन पर काम कर रहा है, पूरे डीएनए का नहीं कर रहा है, पूरे डीएनए का नहीं, एक जीन पर।
हाँ मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे हम लोग नीचे वाले को टेम्पलेट मान रहे हैं, अगर ऊपर वाले को टेम्पलेट माने तो क्या वो फ्रेगमेंट्स में आरएनए एक ही उसी टेम्पलेट पे सिंगल ही उस पे फ्रेगमेंट्स में नहीं बन सकता है? ऊपर वाले को हम इसलिए नहीं मान पा रहे हैं टेम्पलेट, क्योंकि ऊपर वाला जो है उसका, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड जो पुराने वाले हैं उन दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एक 3 से 5 है, दूसरा 5 से 3 है। हमारा एमआरएनए जो बनेगा वो हमेशा एमआरएनए 5 से 3 की तरफ बनेगा। तो ऑब्वियसली आप कौन से स्ट्रैंड पे एमआरएनए को बनाओगे, आप उसी स्ट्रैंड पे तो एमआरएनए बना पाओगे जिस स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 से 5 है। जिस स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 से 5 है तो आप उसी स्ट्रैंड पे तो 5 से 3 डायरेक्शन बना पाओगे। अगर आप ऊपर वाले स्ट्रैंड पे बनाओगे तो ऊपर वाले स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 है, तो 5 जब उसका जो छोर है जहां से आप काम करना चालू कर रहे हो वो छोर अगर 5 है तो उस छोर से आप कैसे एमआरएनए बना पाओगे, क्योंकि एमआरएनए के बनने का डायरेक्शन 5 से 3 है। तो नया जो एमआरएनए बनेगा वो पुराने स्ट्रैंड का अपोजिट होना चाहिए ना, उसका एंटी पैरेलल होना चाहिए, तो इसीलिए ऊपर वाले पे नहीं बनता। फ्रेगमेंट्स में भी नहीं बन सकता, जैसे डीएनए में हम कर देते थे वो काम हम यहाँ नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे डीएनए नहीं बना रहे हैं, ये प्रोसेस ही बिल्कुल अलग है। इसको बस ऐसे जान लो कि आपके एक ही स्ट्रैंड पे एमआरएनए बनना है, आपको दूसरे स्ट्रैंड पे एमआरएनए फ्रेगमेंट पे नहीं बनाना है। आपको दूसरे स्ट्रैंड पे एमआरएनए फ्रेगमेंट में नहीं बनाना है, आपको केवल एक ही स्ट्रैंड पे काम करना है, दूसरे स्ट्रैंड पे काम ही नहीं करना है। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसका ये नेचर ही होता है, वो केवल एक ही स्ट्रैंड पे काम करता है और वो 5 से 3 डायरेक्शन में बनाता है। दूसरा स्ट्रैंड जो है उस पे वो काम नहीं करेगा, दूसरे स्ट्रैंड पे वो बनाएगा नहीं। ठीक है ना। अब उसके लिए भी कुछ कंफर्म है, उसके लिए भी कुछ, हाँ बनेगा हमेशा। हाँ, दूसरे दूसरे उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डीएनए सेल के अंदर, प्रोटीन्स होती हैं जो उसको नहीं बनाने देती। उसका एक बाय डिफॉल्ट नेचर होता है ऐसा, उसके लिए कुछ ऐसे बहुत सारे केमिकल्स और प्रोटीन सेल्स के अंदर होती हैं जो उसको ये काम करने से रोक देती हैं, इसीलिए वो दूसरे स्ट्रैंड में नहीं बनाता, वो केवल एक ही स्ट्रैंड पे बनाता है। ठीक है ना। अब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एमआरएनए एक स्ट्रैंड पे बना रहा है और जिस स्ट्रैंड के सामने एमआरएनए बना रहा है उसको आप एंटी सेंस स्ट्रैंड कह रहे हो, क्योंकि एमआरएनए का अपोजिट है वो स्ट्रैंड, बिल्कुल सही बात है। और वो टेम्पलेट भी है, क्योंकि टेम्पलेट का मतलब होता है कि उसी स्ट्रैंड की हेल्प से आप नया एमआरएनए बना रहे हो, नया स्ट्रैंड बना रहे हो मतलब एमआरएनए बना रहे हो, तो इसलिए उसको आप उसको टेम्पलेट भी कह सकते हो, एंटी सेंस स्ट्रैंड को ही टेम्पलेट भी कह सकते हो। ठीक है ना। अब आप ये चीज एक तो जान गए। दूसरी बात क्या, बहुत ध्यान सुनना, कि आप देखो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पुराने स्ट्रैंड के 3 एंड से काम करना चालू करेगा, और यहां पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है। डीएनए टू डीएनए बनाने में प्राइमर रखना होता है। जब हम 3 एंड पे प्राइमर रखते हैं तो फिर उसी के आगे से जो एंजाइम था हमारा डीएनए पॉलीमरेज वो न्यूक्लियोटाइड रखना चालू करता था। यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्राइमर नहीं चाहिए, वो बिना प्राइमर के ही बहुत सिंपली, बहुत आसानी से, बिना किसी नखरे के वो आसानी से क्या करता है, उठा उठा के सेल में से, सेल के अंदर जो फ्री न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, उन फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को लाकर रखना चालू कर देता है। तो बिल्कुल वो क्या करता है, वो रखता है। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं पहले से एक बार फिर से, और इसको इरेज करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे रख के दिखाता हूँ। ठीक है ना। अब आप देखो, तो वो क्या करता है, वो आपका जो है स्ट्रैंड बनाना चालू करेगा, और वो स्ट्रैंड कैसे बनाएगा, वो टी के सामने उठा के सेल में से क्या लाएगा, एडेनिन लाएगा ना। टी के सामने क्या ला के रखेगा, एडेनिन। एडेनिन। ए के सामने क्या रखेगा, थाइमिन। पक्का ए के सामने थाइमिन रखेगा। यस सर। सोच लो। कंफर्म। क्यों बेटा, सब लोग को ये लग रहा है ए के सामने थाइमिन रखें। हाँ सर। काहे बेटा, काहे थाइमिन रखें। आपको मैंने एकदम शुरू में बताया था कि आरएनए में थाइमिन नहीं होता। अच्छा सर यू हाँ, आरएनए में क्या होता है थाइमिन की जगह पर, वेरी गुड। तो अब आरएनए के, अब एडेनिन के सामने वो आरएनए पॉलीमरेज जानता है कि मैं आरएनए बना रहा हूँ, डीएनए नहीं बना रहा हूँ। तो मुझे जब मेरे सामने, जब मुझे एडेनिन दिखेगा तो मैं एडेनिन के सामने थाइमिन लाके नहीं रखूंगा, गलत हो जाएगा। मुझे यूरेसिल रखना पड़ेगा। तो जहां जहां उसको एडेनिन दिखाई दे रहा है टेम्पलेट पर, उसके सामने वो लाकर रख देगा यूरेसिल। फिर वो ग्वानिन के सामने साइटोसिन रखेगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन रखेगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन रखेगा। थाइमिन के सामने क्या रखेगा,
एडेनिन। हाँ, थायमिन के सामने एडेनिन रखेगा और एडेनिन के सामने क्या रखेगा? यूरेसिल। यूरेसिल। और फिर से थायमिन के सामने वो क्या रख देगा? एडेनिन रख देगा। ऐसे रखा ना? तो ये जो बना आपका, ये जो आपने बना दिया, ये आपने न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड्स रख दिए एंटीसेंस स्ट्रैंड के सामने, और आपका ये एक स्ट्रैंड बन गया। और ये जो स्ट्रैंड बना, ये स्ट्रैंड जो बना, ये 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन की तरफ बना, क्योंकि हमेशा एमआरएनए भी जैसे डीएनए 5 से 3 की तरफ बनता था, वैसे ये भी बनता है। ठीक है ना? तो ये बना आपका एमआरएनए। लेकिन 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 ये एमआरएनए कितना लंबा बनेगा? इस एमआरएनए की जो लंबाई होगी वो उतनी ही होगी ना जितना जीन होगा, क्योंकि पूरे डीएनए पर पता चला जीन केवल इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा है। तो इस इतने हिस्से पे, जीन पे ही केवल आरएनए बनना चाहिए ना, उसके आगे आरएनए नहीं बनना चाहिए। केवल जीन भर के ही हिस्से में आरएनए बनना चाहिए। तो इसीलिए जब जीन का एरिया समाप्त होने लगता है, खत्म होने लगता है, तो आरएनए के बनने के प्रोसेस को भी रोकना होता है। तो आरएनए जो बन रहा है वो कैसे रुकेगा बनना, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो टर्मिनेट कैसे होगा, आरएनए के बनने के प्रोसेस को रोका कैसे जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा तुम लोग को। इसमें होता क्या है कि देखो, मान लो, अब जैसे मैंने ये डायग्राम अभी जो मैंने इसको बनाया, इसमें है क्या ना कि मान लो इस जगह पे देखो आप लोग ध्यान से, इस जगह पे आप देखो, यहाँ पे जहाँ पे मैं रेड से कर रहा हूँ कर्सर, यहाँ पे देखो, ये मान लो वो जगह है, ये मान लो ये जगह है जहां पर ये जीन खत्म हो गया, जीन का एरिया खत्म, जीन का एरिया खत्म, इतना एरिया जीन का था। तो इतने एरिया में आपका एमआरएनए बना, अंदर एक ही स्ट्रैंड पे बना, दोनों पे बनेगा नहीं, एक ही स्ट्रैंड पे बना। ये जो अब इसके आगे का एरिया जो है वो जीन जीन का एरिया नहीं है। मान लो अगर वो होगा, अगर इसके आगे भी जीन होगा, जीन लंबा है मान लो, तो वो आगे वाला जो आप क्लोज है डीएनए वो ओपन होगा, और वो ओपन होगा और उसके बाद जो है उसमें भी आरएनए बनेगा ऐसे ही। ठीक है ना? ये आपको समझना है। अगर इतना ही एरिया आपका, जितना आपने ट्रांसक्रिप्शन बबल माना है, इतना ही एरिया अगर आपका जीन है सपोज, तो केवल इतने एरिया में ही अंदर बनेगा एमआरएनए, उसके आगे फिर एमआरएनए को नहीं बनने देना है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक और डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, देखिए इस डायग्राम को देखो आप लोग। ये आपका जो मैं लाइन बना रहा हूं ब्लैक कलर की, बन गई। ये आपकी है 3 इंड, ये आपका 5 इंड, और ये आपकी लाइन है क्या? ये आपका एंटीसेंस स्ट्रैंड है, एंटीसेंस स्ट्रैंड है ये बेटा, मतलब ये टेम्पलेट है, मतलब इसी के सामने एमआरएनए बना था। पिछले वाले डायग्राम में मैंने इसको दिखाया था ना, यही यही जो एंटीसेंस स्ट्रैंड है, ये वाला जिसके सामने एमआरएनए बना है, यही चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अच्छा, इस एंटीसेंस स्ट्रैंड पे क्या है? इस एंटीसेंस स्ट्रैंड पे क्या है? इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स हैं। चलो, अब आपको पता है, मान लो सपोज यहाँ पे एडेनिन होगा, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी आप मान रहे हो ना, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, थाइमीन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन। ठीक है ना? इस तरह से आप मानते जाओ, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, 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 एडेनिन, एडेनिन, एडेनिन। ध्यान देना। और आपका जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो नया एमआरएनए बना रहा है, वो ए के सामने टी रख रहा है। सॉरी, देखो मैंने टी रख दिया, मैं क्या रखूंगा यहाँ पे? यू। हाँ, ए के सामने मैंने यू रखना है, तो मैंने यहाँ पे यू रख दिया, वो यहाँ पे यू रख दिया, टी के सामने उसने क्या रख दिया? ए रख दिया। इस तरह से वो रखता चला जा रहा है, सही से रख रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये काम करता चला जा रहा है। ए के सामने, उसके बाद उसने जी के सामने सी रख दिया, सी के सामने जी रख दिया, टी के सामने उसने ए रख दिया। ठीक है ना? टी के सामने ए रख दिया, ए के सामने यू रख दिया, फिर यू रख दिया। ये काम वो करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, एमआरएनए बनता चला जा रहा है।
एंटीसेंस स्ट्रैंड के सामने mRNA बन रहा है। ये पूरा एरिया इतना जो है, ये पूरा एरिया जीन है, ये पूरा एरिया जीन है। इससे पहले का जो लेफ्ट साइड का एरिया है, ये वाला एरिया बेटा, ये एरिया आप जान रहे हो, लेफ्ट में -25 जाओगे तो प्रमोटर साइट मिलेगा, और -70 जाओगे तो फिर प्रमोटर साइट मिलेगा। -25 पे आपको मिलेगा TAT मिलेगा, -70 पे आपको CAAT मिलेगा। ये तो पीछे है, ठीक है ना, इधर है, लेफ्ट साइड में है, और उधर ही से RNA पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ा था, और देखो आ रहा है वो, और आते हुए वो 3 स्ट्रैंड पे जैसे ही जीन का एरिया स्टार्ट होता है, वहीं से वो एंटीसेंस स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड्स का जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है वो रखना चालू कर देता है। ए के सामने यू रखता है, क्योंकि उसको पता है कि हम mRNA बना रहे हैं, तो RNA में हमें थायमिन नहीं करना है, थायमिन के स्थान पे हमें यूरेसिल रखना है, तो वो रखता चला जा रहा है। चलो, ये काम हो रहा है। लेकिन बेटा इधर देखो 5' की तरफ देखो, एंटीसेंस स्ट्रैंड के 5' का मतलब मैं ये मान रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि यहीं तक जीन का एरिया है, इसके आगे जीन नहीं है, इसके आगे जीन खत्म, इसके आगे जीन खत्म, और इसके आगे फिर से जो है जीन के बाहर का एरिया स्टार्ट हो गया, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब हमारा mRNA जो है वो यहीं तक बनना है, यहीं तक बनना है, बस यहीं तक बनना है। mRNA 5 से 3 बनेगा, यहीं तक बनना है। लेकिन देखो कैसे mRNA यहीं तक बनता है, उसके आगे फिर वो नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके आगे भी न्यूक्लियोटाइड्स है ना, लेकिन वो यहीं तक का केवल बनेगा। क्यों? एक जीन भर का ही जो एरिया है उसी का mRNA बनता है। इसका रीजन क्या होता है कि mRNA जीन की इंडिंग जो होती है, जहां जीन खत्म होता है, जीन का एरिया, वहां पर mRNA को कुछ इशारा मिल जाता है, कुछ सिग्नल मिल जाता है। किसको मिलता है? रियल में RNA पॉलीमरेज एंजाइम को मिलता है, क्योंकि वही mRNA बना रहा है। तो उसको कुछ सिग्नल मिलता है, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज एंजाइम जब उन सिग्नल्स को पाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड रखना बंद कर देता है। और जब नए न्यूक्लियोटाइड रखना बंद कर देगा, तो इसका मतलब कि अब RNA आगे नहीं बनेगा, RNA वहीं बनना बंद हो गया, RNA वहीं पे स्टॉप हो गया बनना। तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम को सिग्नल देना है। सिग्नल भी बड़ा खास है। सिग्नल देखो क्या है, ध्यान से देखना। एंटीसेंस स्ट्रैंड पे जिस छोर पे जीन खत्म हो रहा है, यानी मैं राइट साइड की बात कर रहा हूं, 5' की तरफ एंटीसेंस स्ट्रैंड पे, वहां पर दो तरह के स्पेशल न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं, स्पेशल न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं। एक होता है, उसको बोलते हैं GC, एक होता है GC बेस पेयर, GC बेस, और एक होता है AT बेस। ये कहां पे है? GC और AT। देखो ध्यान से देखो, मान लो ये जीन यहाँ पे खत्म हो रहा है 5' पे, एंटीसेंस स्ट्रैंड को देखना। तो यहाँ पर क्या है, जीन जब खत्म हो रहा है तो ठीक उससे थोड़ा पहले से ना, मान लो यहाँ से GC GC, फिर AT A, मान लो और है T, इस तरह से GC GC AT AT। देखो GC GC AT AT, ये केवल यही GC और AT बार बार आने लगेंगे। जब जीन जहां खत्म होगा वहां पर GC GC AT AT यही केवल आएगा, अब और कुछ नहीं आएगा। अब वहां पर U नहीं आएगा, कुछ और दूसरा कोई न्यूक्लियोटाइड का कोई और सीक्वेंस नहीं आएगा, केवल GC GC AT AT GC AT यही सब आएंगे। ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन, पहले GC GC आएगा, फिर AT AT आएगा। कितनी बार आएंगे? बहुत बार आएंगे। GC 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 4 5 6 बार आएंगे, फिर AT 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 ये भी कई बार आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे देखो ये सिग्नल है, दिस इज द सिग्नल, यही सिग्नल है। इसी सिग्नल को RNA पॉलीमरेज जब इनके सामने mRNA बनाएगा, भैया पहुंचेगा, जब G के पास पहुंचेगा, तो G के पास पहुंचते ही वो क्या करेगा, चलो इतना मिटा के दिखाते हैं। G के पास जब वो पहुंचेगा, तो G के पास पहुंचते ही वो क्या रखेगा, G के सामने क्या रखेगा, वो RNA पॉलीमरेज क्या रखेगा G के सामने? साइटोसिन। फिर C के सामने G रखेगा, फिर G के सामने C रखेगा, ऐसे वो रखता चला जाएगा। C के सामने G रखेगा, A के सामने U रखेगा, T के सामने A रखेगा, फिर A के सामने U रखेगा, T के सामने A रखेगा, ऐसे बना। अब देखो जब GC GC AT AT ये वाला खास तरह का सीक्वेंस आने लगेगा एंटीसेंस स्ट्रैंड पे, इसका मतलब ये है कि अब जीन खत्म हो रहा है, अब जीन इसके आगे है ही नहीं, जीन का एरिया खत्म, यहीं तक का mRNA बनना है। तो जब GC GC AT AT ये खास तरह के स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आएंगे एंटीसेंस स्ट्रैंड पे, तो यहां पर जब G के सामने, जब
नया जो mRNA बन रहा है उस पे जो न्यूक्लियोटाइड रखेगा आरएनए पॉलीमरेज जी के सामने रखेगा, सी के सामने रखेगा, तो यहाँ पर जो ये बन रहा है ना mRNA, ये mRNA एक्चुअल में यहाँ पर कुछ होने लगेगा। क्या होने लगेगा, ध्यान से देखो। देखो, जब यहाँ पर mRNA बन रहा है तो ये mRNA बनता चला जाएगा, लेकिन यहाँ जैसे ही GC आने लगेगा एंटीसेंस पे, तो यहीं पर अब ये mRNA इस तरह से, देखो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह से ऐसे बेंट हो जाएगा, ऐसे बेंट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। एंटीसेंस स्ट्रैंड पे GC AT आते ही जब इसके सामने mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स रखे जा रहे होंगे, आरएनए पॉलीमरेज बना रहा होगा, जी के सामने रख रहा होगा, सी के सामने रख रहा होगा, तो उसी टाइम जो वहां पर mRNA बन रहा होगा उस टाइम बस ये इशारा है, और ये इशारा क्या है कि mRNA वहां पर क्या हो जाएगा, लूप बना लेगा, वहीं पर mRNA टेढ़ा हो जाएगा, मुड़ जाएगा। जब एंटीसेंस स्ट्रैंड पे GC AT आने लगेगा तो mRNA वहीं पर मुड़ जाएगा, उसके सामने mRNA बन रहा होगा और वहीं बनते बनते वो मुड़ जाएगा mRNA। और जब मुड़ जाएगा तो ये जो मुड़ा हुआ फिगर है mRNA का, ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, बहुत अच्छी चीज है, इसको बोलते हैं GC हेयर पिन। इसको GC हेयर पिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हेयर पिन की तरह लग रहा है, जैसे पिन होती है बालों में लगाते हैं, वैसे ये लग रहा है मुड़ा हुआ लूप की तरह। तो दिस इज कॉल्ड बेटा GC हेयर पिन। GC हेयर पिन जो है, GC हेयर पिन जो है, जैसे ही बनेगी, जैसे ही GC हेयर पिन बनेगी बेटा, वैसे ही क्या होगा जानते हो, यानी mRNA मुड़ गया। जैसे ही GC AT आने लगा एंटीसेंस स्ट्रैंड पे, तो उसके सामने जो mRNA बन रहा था वो बन तो गया, लेकिन वो मुड़ गया। और जैसे ही मुड़ा mRNA, बेंट हुआ, बेंट होते ही क्या हुआ बेटा, बेंट होते ही जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डर जाएगा, वो डर जाएगा, उसको लगेगा कि ये जो मैं mRNA बना रहा हूं ये कैसे बेंट होने लगा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बिगड़ने लगा। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए ये इंडिकेशन है, इशारा है कि जब mRNA बेंट होने लगता है तो बस उसके बाद अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नए न्यूक्लियोटाइड नहीं रखता, वो वहीं पर अपना काम करना बंद कर देता है। कौन? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जीसी हेयरपिन जैसे ही बनती है mRNA पर, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और आगे mRNA नहीं बनाता और न्यूक्लियोटाइड वो नहीं रखता। और जीसी हेयरपिन तभी बनेगी जब एंटीसेंस स्ट्रैंड पे GC AT आने लगेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो GC AT के सामने रखता चला जा रहा है, mRNA बनाता चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो mRNA बना थोड़ा सा, उसके बाद वो बेंट होगा mRNA और मुड़ जाएगा। और जैसे ही मुड़ेगा उस स्ट्रक्चर को हम GC हेयरपिन कहेंगे, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, बेंट mRNA को। और जैसे ये मुड़ा वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को लगेगा कि मैंने जो mRNA बनाया ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ा हो रहा है, इसका शेप बिगड़ रहा है, टेढ़ा उड़ा हो गया है, तो चलो भाई काम बंद कर दो। तो तुरंत वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, अपने काम को बंद कर देगा। इस तरह से GC हेयरपिन के बनने के बाद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब और mRNA नहीं बनाएगा आगे, और न्यूक्लियोटाइड नहीं ऐड करेगा, वो काम को अपने बंद कर देगा। इस तरह से mRNA बनने का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। अब जितना जीन था उतना ही केवल mRNA बना, जितने भर का जीन था, जितना एरिया जीन का था, केवल उतने ही एरिया का mRNA बना, उसके आगे का नहीं बना। क्योंकि जीन की एंडिंग पे GC आ रहा था, और GC आते ही mRNA बेंट हो गया वहां पर, और mRNA जैसे ही बेंट हो गया तो mRNA को बनाने वाला जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो डर गया और वो उसने अपना काम करना बंद कर दिया। ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी है। इंड क्या होगा बेटा, ये इंड क्या होगा, इस इंड को क्या कहेंगे, ये इंड जो GC हेयरपिन वाला इंड होगा ये 3 होगा, क्योंकि ये 5 है, इधर इधर 5 है तो उधर 3 होगा। तो आपका जो mRNA बना बच्चों, वो mRNA कैसा बना, आपका mRNA जो बना वो ऐसे बना, ऐसे, ये ऐसे गया और फिर ये इस तरह से मुड़ गया, ये है mRNA। इधर आपका 5 इंड है क्योंकि इधर से स्टार्टिंग हुई थी, और इधर आके खत्म हो गया था mRNA 3 इंड है। इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो GC हेयरपिन। GC हेयरपिन मतलब वो यार है तो mRNA नहीं, बस वो थोड़ा मुड़ गया है, इसीलिए उस स्ट्रक्चर को GC हेयरपिन कहते हैं। GC हेयरपिन वाला स्ट्रक्चर 3 इंड की तरफ होता है, क्योंकि 3 इंड की तरफ ही खत्म हुआ था mRNA बनना, स्टार्टिंग 5 इंड से हुई थी। ठीक है ना, ये आपका आपका हो गया। तो दिस इज बेटा mRNA। ऐसा आपको mRNA प्राप्त होता है DNA से। समझ में आ गया, ऐसा आपको mRNA प्राप्त होगा। इतना समझ में आया।
ऐसा mRNA आपको प्राप्त होगा। ये फिगर बहुत ध्यान से देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ mRNA, जब बनने के बाद वो ऐसे ही लगता है। अच्छा, एक और स्लाइड में लेता हूं, ये देखो मैंने क्या किया था, फिर से मैं आता हूं इस फिगर पे। ये आपका डीएनए था कि दोनों स्ट्रैंड थे, ठीक, और एक स्ट्रैंड जो था उस पे आपने mRNA बनाया। mRNA ये है, ये mRNA ऐसे। mRNA बनने के बाद mRNA बनने के बाद जो है वो बाहर आ जाता है, निकल आता है। निकल आने का मतलब वो बाहर आ जाता है। डीएनए वापस से कॉइल हो जाता है, डीएनए फिर से कॉइल हो जाता है। डीएनए बस थोड़े टाइम के लिए खुला था, वो भी केवल उतना ही एरिया खुला था जहां पर जीन है, उतना ही एरिया केवल खुला था, उतना एरिया केवल स्ट्रेट हुआ था, उतने एरिया में ही हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया था डीएनए हेलिकेज ने। mRNA बनने के बाद mRNA डीएनए में से निकलकर बाहर आ जाता है और डीएनए वापस से क्वाइल्ड हो जाता है, डीएनए फिर से अपने पुराने शेप में लौट जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आपने डीएनए से निकाल लिया mRNA, यानी आपने एक जीन का प्रोटीन बनाने का जो मैसेज है उसको आपने बाहर निकाल दिया। जीन का प्रोटीन बनाने का जो मैसेज था वही तो है mRNA। mRNA पे प्रोटीन बनाने का मैसेज, वास्तव में mRNA क्या एक मैसेज है प्रोटीन बनाने का, कैसी प्रोटीन बनानी है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स की, कितने अमीनो एसिड्स की बनानी है, अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या होगा, यही सारी सूचनाएं हैं इस mRNA पर। आगे मैं जब आपको प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, वहां पे आप देखिएगा इस mRNA के अंदर क्या है। लेकिन अब थोड़ा सा और एक स्लाइड और लेते हैं, ध्यान से सुनो, 10 मिनट और बच्चों। देखो बेटा, ये जो mRNA आपने बनाया, ये जो आपने mRNA ऐसे आपने बनाया 5' 3', ये आपने बनाया डीएनए से, बन गया, ये बन के निकल आया बाहर। जैसे ही ये डीएनए से बनकर बाहर निकला ना बेटा, इसके बहुत सारे दुश्मन हैं। दुश्मन मीन्स इसके एनिमी है, जो इसको जिंदा नहीं रखना चाहते, जो इसको मार देना चाहते हैं। mRNA के बहुत सारे दुश्मन होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में रहते हैं। कौन है वो दुश्मन? वो एंजाइम्स होते हैं, जैसे फॉस्फेटेज हो गया, न्यूक्लियेज हो गया, ये सब एंजाइम्स होते हैं, फॉस्फेटेज जैसे। ये एंजाइम क्या करते हैं? ये एंजाइम आरएनए को अच्छे नहीं लगते, आरएनए को वो पसंद नहीं करते और आरएनए को वो मारना चाहते हैं। जैसे ही एमआरएनए डीएनए से बनकर बाहर आता है, एंटीसेंस के सामने एमआरएनए बनता है, किसी तरह से आपने देखा कैसे बना। उसके बाद जैसे ही एमआरएनए बाहर आता है, बाहर आते ही इसके दुश्मन इसको मारने की कोशिश करते हैं, इसको तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। तो मेरा mRNA जो है वो एक्चुअल में प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, और ये mRNA सही सलामत राइबोसोम तक पहुंचना चाहिए, वरना राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनाएगा, उसको मैसेज नहीं मिलेगा। तो लेकिन जैसे ही मेरा mRNA जीन से बना यानी डीएनए से बना, उसके बाद मेरे mRNA के बनने के बाद इसके जो दुश्मन है वो इसके चक्कर में पड़े, इसका वेट कर रहे हैं कि ये जैसे ही निकल के आएगा डीएनए से बनकर, इसको तुरंत तोड़ फोड़ दिया जाएगा, इसको मार दिया जाएगा, इसको किल कर दिया जाएगा। तो मुझे अपने mRNA को बचाना है। तो मैं अपने mRNA को कैसे बचाऊंगा? मैं इसके लिए एक काम करूंगा। क्या काम करूंगा? ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा। एक तो मैं काम ये करूंगा कि मैं अपने mRNA पर ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा। क्या ऐड कर दूंगा? मैं ऐड कर दूंगा एक कैप। क्या ऐड करूंगा? कैप ऐड करूंगा, कैप, CAP कैप। और एक ऐड कर दूंगा क्या? टेल। मतलब मैं इसके आगे और पीछे दोनों साइड में कुछ ऐड कर दूंगा। आगे ऐड करूंगा कैप। कैप मैं कहा आगे? कैप मैं आगे की साइड में। आगे की साइड का मतलब क्या हो गया? 5' mRNA के 5' पे कैप लगाऊंगा, mRNA के 3' पे लगा दूंगा टेल। कैसे लगाऊंगा? अब मैं लगा के दिखाता हूं। देखो, ये जो आपका mRNA है, ये आपका mRNA ऐसे हमेशा बनाएंगे हम। ये mRNA, ये इसका 5' है, ये इसका बेटा 3' है। 5' पे मुझे इसके दुश्मन से बचाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? कैप लगाना पड़ेगा। कैप क्या होता है? कैप मीन्स तो वैसे टोपी होती है, पर यहाँ टोपी मैं बोलता हूँ, ऐसे टोपी बोला जाता है, पर टोपी तो नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक तरह का केमिकल होता है, उसको मैं यहाँ पर ज्वाइंट कर देता हूँ। मैं ज्वाइंट नहीं करता, अपने आप सेल के अंदर ये चीज ज्वाइंट हो जाती है। क्या है वो केमिकल? उस केमिकल का नाम है जो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, उसको बोलते हैं बेटा, आगे मैं लगा दूंगा इस तरह से उस केमिकल को। ये देखो मैंने लगा दिया, इसको बोलते हैं 7 मेथिल GTP।
7 मेथिल GTP। ठीक है ना, ये जो चीज मैंने लगाई, ठीक है ना, ये 7 नहीं रहेगा, ये 3 रहेगा बेटा, 3 होता है, मुझे याद आ रहा है 3 होगा, 3 मेथिल GTP इधर लगा दिया। ये जो केमिकल लगाया यही केमिकल कैप कहलाएगा, इसी को कैप बोलेंगे। और जो 3 इंड है ना, वहां पर मैं कुछ लगाऊंगा, पीछे की साइड में लगाऊंगा, इसलिए उसको टेल बोलूंगा। तो 3 इंड पे जो चीज मैं ऐड करूंगा उसको बोलेंगे पॉलीएडेनिन। पॉलीएडेनिन मतलब खूब सारे एडेनिन ऐड कर दूंगा, ए एडेनिन, खूब सारे एडेनिन ऐड कर दूंगा। तो एक्चुअल में पॉलीएडेनिन, खूब सारे एडेनिन मैं ऐड कर दूंगा 3 पे, तो पॉलीएडेनिन की एक टेल बन जाएगी। और 3 मेथिल GTP का क्या बन जाएगा? 3 मेथिल GTP का, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, 3 या 7 है, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, 3 या 7 में से कुछ है, ठीक है ना। तो ये 3 मेथिल GTP का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्या? कैप। इसको आप कैप बोलोगे। तो मैं जब अपने mRNA के 5 इंड पे लगा दूंगा कैप और 3 इंड पे लगा दूंगा पॉलीएडेनिन की एक टेल, तो अब मेरा ये जो mRNA है इसका कोई भी दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये mRNA बिल्कुल सेफ हो गया है, बिल्कुल सेफ हो गया है, इसको कोई मार नहीं सकता, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात, एक और काम करना है, एक काम और क्या करना है, ध्यान से सुनो। दूसरा काम ये है कि मुझे स्प्लाइसिंग करनी है। स्प्लाइसिंग मतलब क्या बेटा? स्प्लाइसिंग मतलब ये कि इस mRNA पर ना प्रोटीन बनाने का मैसेज है, लेकिन इस mRNA पर सब जगह पर प्रोटीन बनाने का मैसेज नहीं है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं इस mRNA के ऊपर, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं छोटे छोटे जिन पे कोई मैसेज नहीं है प्रोटीन बनाने का। मतलब इस mRNA की बॉडी पर बहुत सारे यूजलेस पार्ट हैं और बहुत सारे यूजफुल पार्ट हैं। यूजफुल पार्ट मतलब प्रोटीन बनाने का जहां पर मैसेज है, और यूजलेस पार्ट का मतलब जहां पर प्रोटीन बनाने का मैसेज नहीं है। तो सपोज कि इस mRNA में ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे देखा हूँ, मैं से मान लो कि ये देखो, ध्यान से देखो mRNA को, इतना हिस्सा जो है ये बेटा यूजलेस है, इस हिस्से में कोई प्रोटीन बनाने का मैसेज नहीं है। और उसके बगल का जो पार्ट है, बगल का इतना हिस्सा जो है ये यूजफुल है, ये यूजफुल पार्ट है, मतलब इस पार्ट में प्रोटीन बनाने का मैसेज है। फिर उसके बगल में मान लो कि फिर से इतना हिस्सा जो थोड़ा सा है ये फिर से यूजलेस है। तो इस mRNA की बॉडी में कई जगह पर यूजलेस पार्ट होते हैं, यूजलेस पार्ट को हम इंट्रॉन कहते हैं, इंट्रॉन, इंट्रॉन, इंट्रॉन। और जो यूजफुल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन, उसको बोलते हैं एक्सॉन। यूजलेस पार्ट को इंट्रॉन, यूजफुल पार्ट को एक्सॉन, यूजलेस पार्ट को इंट्रॉन, यूजफुल पार्ट को एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है ना। बेटा क्या करना है ना, इस mRNA में से जितने फालतू के पार्ट हैं जिसपे कोई प्रोटीन बनाने का मैसेज नहीं है, उन फालतू के पार्ट को हटा देना है, उनको रिमूव कर देना है, उनको काट करके निकाल देना है, काट करके निकाल देना है, ताकि इस पूरे mRNA पर केवल और केवल प्योर, एकदम शुद्ध रूप से केवल प्रोटीन बनाने के मैसेज वाले ही पार्ट हों। पूरा का पूरा mRNA केवल प्रोटीन बनाने की सूचना रखता हो, इस पे कोई भी फालतू ऐसी जगह ना हो जहां पर कोई सूचना ना हो। यूजलेस पार्ट अगर है कोई इंट्रॉन है तो उसको काट के निकाल दिया जाए। काट के निकालना ही स्प्लाइसिंग कहलाएगा। यूजलेस पार्ट को, प्रोटीन बनाने के मैसेज न रखने वाले पार्ट को काट के निकाल देने के प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए। क्या नाम है उस एंजाइम का? तो आप सब लोग बच्चों नाम याद कर लो, मैं बता रहा हूं, नाम है स्प्लाइसियोसोम। एंजाइम का नाम याद करो, स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम क्या है? एंजाइम है। ये एंजाइम mRNA की बॉडी में जितने भी यूजलेस पार्ट होते हैं, इंट्रॉन होते हैं, उनको काट करके, उनको छांट फाट के निकाल देता है, ताकि mRNA के ऊपर केवल और केवल यूजफुल पार्ट रहें, केवल और केवल वही पार्ट रहें जिनमें प्रोटीन बनाने का मैसेज है, वो पार्ट न रहें जिनमें प्रोटीन बनाने का मैसेज नहीं, क्योंकि उन पार्ट के रहने का कोई फायदा नहीं है mRNA के ऊपर। तो ऐसे पार्ट्स को, ऐसे बेकार यूजलेस पार्ट को काट करके निकाल देने का काम स्प्लाइसियोसोम नाम का एंजाइम करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। इससे पहले मैंने एक और काम किया था, क्या कि mRNA को उनके दुश्मनों से बचाने के लिए उसके 5 इंड पे मैंने कैप लगा दी थी, 3 इंड पे मैंने टेल लगा दी थी। कैप मैंने लगाई थी 3 मेथिल GTP या 7 मेथिल GTP की, और जो कैप में और जो टेल लगाई थी वो पॉलीएडेनिन की लगाई थी। ढेर सारे एडेनिन मैंने जोड़ दिए थे 5 इंड 3 इंड पे, उसके टेल वाले पोर्शन पे, और वही पॉलीएडेनिन जो था उसी को टेल कह देते थे जो मैंने जोड़ा था।
तो एक तो कैप और टेल लगा देना और दूसरा स्प्लाइसिंग कर देना स्प्लाइस्यूसोम एंजाइम की हेल्प से mRNA के ऊपर जितने भी यूजलेस पार्ट हैं जो प्रोटीन बनाने के मैसेज को नहीं रखते उन पार्ट्स को हटाकर उनको काट कर निकाल देने का प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहेंगे। ये काम स्प्लाइस्यूसोम एंजाइम करेगा। ये दोनों काम यानी कि कैप और टेल लगाना और स्प्लाइसिंग करना, बेटा ये दोनों काम बहुत जरूरी होता है जब डीएनए के बाद mRNA बन जाता है। डीएनए से mRNA बन जाता है, कैसे बनता है मैंने आपको बताया अभी आज। तो mRNA के बन जाने के बाद अब इस mRNA को जाना है राइबोसोम के पास, लेकिन उसको वहां तक जाने से पहले ये काम कर लेना है कि उसके अंदर कैप और टेल लगा देनी है और दूसरा उसके अंदर स्प्लाइसिंग कर देनी है ताकि केवल यूजफुल पार्ट उस पर रहें, केवल प्रोटीन बनाने के मैसेज वाले पार्ट रहें। बेटा ये दोनों काम है, कैप और टेल लगाना और स्प्लाइसिंग करना। ये दोनों काम एक साथ, मतलब ये दोनों काम मिलाकर क्या कहलाता है, तो इस टॉपिक को आप बोलते हो, इस टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, mRNA को डिलीट कर देता हूँ और मैं नाम लिख देता हूँ। तो मेरी जो ये हेडिंग पड़ेगी बेटा, वो हेडिंग क्या पड़ेगी, वो पड़ेगी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट मतलब बाद में, ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए के बनना, आरएनए के बनने के बाद उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है ना। तो आरएनए के बनने के बाद उनके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, एक तो उसके अंदर कैप और टेल लगा देते हैं, दूसरा उसकी स्प्लाइसिंग कर देते हैं। तो ये दोनों काम, कैप और टेल लगाना और स्प्लाइसिंग करना, ये दोनों काम कहलाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। आपको समझ में आ गई ये चीज, बताइए समझ में आ गया? ठीक है, बस आज की प्रोसेस यहीं पर खत्म, आज की क्लास यहीं पे खत्म। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कोई इश्यू नहीं है, लेक्चर रिकॉर्ड है, लेक्चर मॉर्निंग में फिर से मिल जाएगा आपको, आप उसको वापस से रिवाइज करके बार बार देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। कल वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाएंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट लेक्चर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, और वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, सबसे लास्ट इसमें जो प्रोसेस बचा हुआ है ये पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ लिया डीएनए से आरएनए बनना, कल हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए से डीएनए पढ़ना, और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो कल हम लोग का टॉपिक रहेगा ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो अब हम लोग ने mRNA तक पढ़ना जान गए, तो अब हम लोग आसानी से समझ लेंगे ट्रांसलेशन क्या होता है। तो कल हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप सभी लोग अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, मुझसे पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा क्वेश्चन, कुछ भी जो आपको नहीं समझ में आया होगा आप सब पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलकर बार बार लाइव सेशन होगा, परेशान नहीं होना है, एग्जाम आपका अप्रैल में होना है, तो इसलिए आपको बहुत मौके मिलेंगे। फिलहाल मैं फिर भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से आपको लाइव क्लासेस कंटिन्यू दूं, और जो भी टफ टॉपिक हैं, जो भी ऐसे टॉपिक हैं जो आप बिना टीचर की हेल्प के नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को मैं आपको ज़रूर पढ़ा दूं, जिससे कि आप आगे चलकर कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि आपको खुद से पढ़ना पड़ जाए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी बाई केस ऐसा कभी हो गया, मान लो कोई इशू हो गया, तो कम से कम आप ऐसे जितने टफ टॉपिक हैं वो तो एटलीस्ट आप क्लियर कर लो, पूरा कर लो, और ये टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो पूरी लाइफ टाइम जो है आपको बायोलॉजी में कहीं पर भी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, डीएनए से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ आपको सुना हुआ होगा। मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो होमवर्क आप लोग करिएगा। मैंने आपसे कुछ पूछा है प्रमोटर साइट के बारे में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल की प्रमोटर साइट के बारे में मैंने आपसे पूछा है क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, आप पता करके मुझे ज़रूर बताइएगा संवाद ग्रुप में। कल हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए लेक्चर में, और जिसको मेरा फेस देखना है वो मेरा फेस बाद में देख लेगा। एक नए स्टूडेंट आए हैं, वो मेरा फेस देखना चाह रहे थे, बाद में मैं अपना फेस दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, आप हो कि चले गए? चला गया लगता है। चलो ओके बेटा, आज के लिए इतना ही केवल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू आप लोगों का। आप सब लोग लेफ्ट हो लें, आप लोग सब लोग लेफ्ट हो लें, थैंक यू।